हेलो नमस्कार। मैं आज़ाद भारद्वाज आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम भारत का समकालीन भारत भूगोल जो कक्षा 10 की भूगोल का यह पहला चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। और बच्चों, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह चैप्टर जो है संसाधन एवं विकास, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। और निश्चित यह प्रयास रहेगा कि आपको परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए यह पाठ का व्याख्यान होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। तो इसी आशा के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संसाधन सर्वप्रथम हम समझने की कोशिश करेंगे संसाधन क्या होता है। संसाधन वह स्रोत, वह वस्तु, वह पदार्थ जिसका हम उपयोग करते हैं। किस चीज़ के लिए? अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुगम हो। तो इसी सुगमता के उपयोग को ही जो वस्तुएं होती हैं, जो उपयोग किया जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे परिचय में आपको बताया जा रहा है, प्रकृति में पाई जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। अर्थात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम मानव जो अपनी ज़रूरतों के लिए जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं, वही वस्तु संसाधन कहलाते हैं। पुनः एक बार देखते हैं। अगर परिभाषा आता है संसाधन का लिखने के लिए तो हम क्या लिखेंगे? प्रकृति में पाए जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहलाता है। संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी मनुष्य के लिए या देश के लिए। तो कह रहा है किसी भी देश के आर्थिक विकास में वहाँ पाए जाने वाले संसाधनों का विशेष महत्व होता है। जिस देश में वहाँ पे आर्थिक विकास तभी संभव है जब वहाँ पे संसाधन जितना ही पाया जाएगा या संसाधनों की उपलब्धता ही उस देश की और उस देश का विकास निर्भर करता है कितना संसाधन उस देश में उपलब्ध है। वही देश अधिक विकास करेगा, विकसित होगा, जिसके पास संसाधन की अधिकता होगी। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी संसाधनों का प्रयोग करके अपना जीवन अधिक और सुगम, अत्यधिक सरल एवं सुगम बनाता है। तो मनुष्य की बात करें तो हम इन संसाधनों का प्रयोग करके अधिक सरल एवं सुगम बनाते हैं। तो यहाँ पे बात संसाधन की हो रही है। संसाधन वह प्रकृति में पाए जाने वाली, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह वस्तु हो सकती है जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। एक परिभाषा और है यहाँ पर, जो परिभाषा यहाँ पे आपको दी गई है, परिभाषा में आपको दी गई है। तो वह माफ कीजिएगा, वह वस्तु जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हो तथा मानव जीवन की उपयोगिता प्रदान करती हो, मानव जीवन को संसाधन कहलाती है। अर्थात एक और परिभाषा है जो संसाधन क्या होता है, क्या संसाधन किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत अब सबसे पहले हम संसाधन की परिभाषा हो गई, संसाधन क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम मिट्टी को रखते हैं, एक वह संसाधन है जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। जलवायु को रखते हैं। स्थलाकृति अर्थात किसी स्थल की जो आकृति होती है वह भी इसके अंतर्गत। जल राशि, वनस्पतियाँ, खनिज सम्मिलित है, इसे हम संसाधन कहते हैं। और इन संसाधनों का जब यह पदार्थ है, कोई भी पदार्थ संसाधन तभी बन सकता है, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, कोई धातु हो गया, अधातु हो गया, जब हम उसका उपयोग अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं तब वह संसाधन कहलाता है। अर्थात यह पदार्थ के रूप में ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम ज्ञान के आधार पर करना प्रारंभ करते हैं तो इसे संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ वक्तव्य हैं जिन्हें हम परीक्षाओं के दौरान मेंशन करते हैं अपनी आंसर कॉपी में, तो काफ़ी मददगार होगा। तो यहाँ पे कथन है, जेम्स फिशर साहब ने एक कथन है, इनका कथन यहाँ पे जेम्स फिशर जी का, कि संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है।
अगला कथन है, प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। वीसी मैकनाल ने कहा है। तो दो अगला भी है, जिमरमैन ने भी कहा है। तो इस तरीके से एक दो कोटेशंस या किसी विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा उस पर टिप्पणी की गई होती है, कही गई होती है, तो उसे लिखने पे परीक्षाओं में अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो इसलिए हमें इनका भी मेंशन करना जरूरी है। तो इतने में हम संसाधन क्या है, संसाधन के अंतर्गत क्या होता है, इसको हमने समझा। अब अगला टॉपिक है कि हम जो मानव हैं, यह मानव जो अपने पर्यावरण में, जो भौतिक पर्यावरण है, इसमें मानव का संबंध अगर देखा जाए तो पहला संबंध प्रकृति, दूसरा प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के बीच होता है। तो यह चित्र के द्वारा समझाया जा रहा है कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। अब संसाधन की बात कर रहे हैं, तो संसाधन का वर्गीकरण क्या हो सकता है, उसको किन आधारों पे बांटा जा सकता है, संसाधन का वर्गीकरण हमें जानना है। तो अगला हेडिंग हम यहाँ पे हमारे दिमाग में पहला हम स्पष्ट करें कि संसाधन क्या था। अब हमें स्पष्ट करना है कि इसका वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अर्थात जो हमें संसाधन प्राप्त है तो उन संसाधनों का कैटेगरी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसका एक आधार है, किन आधारों पे हम कर सकते हैं। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। पहला है संसाधनों का वर्गीकरण जो हम कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की कैटेगरी क्या है, जैव अजैव। जैव वह क्षेत्र, वह परिक्षेत्र या वह आवरण जिसमें जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी सम्मिलित हो। अजैव निर्जीव वस्तुओं का यहाँ पे। तो उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर तो वर्गीकरण किया गया है नवीनीकरण योग्य, अनवीनीकरण योग्य। अर्थात जिन संसाधनों को आप पुनः निर्माण कर सकते हैं, पुनः उपयोग करने के बाद पुनः उसका पुनः निर्माण कर उपयोग कर सकते हैं, ऐसे नवीनीकरण। अनवीनीकरण जिसका एक बार उपयोग करने के बाद संभावनाएं समाप्त हो जाती है पुनः उपयोग हेतु। अगला संसाधन है आधार जो वर्गीकरण का व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। कि व्यक्ति विशेष के द्वारा जो उपयोग की जाती है उसे व्यक्तिगत कह सकते हैं। सामुदायिक मनुष्यों का या लोगों का एक समूह होता है, उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली संसाधनों को सामुदायिक। राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्रीय स्तर पे किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर देखा जाए तो संसाधन संभावी, विकसित भंडार, संचित कोष। इस प्रकार से हमने पाया कि संसाधन के आधार क्या है, वर्गीकरण किन आधारों पे हम इन्हें बांट सकते हैं। तो पहला हमारा आधार था उत्पत्ति के आधार, समाप्यता के आधार, समाप्यता का आधार, स्वामित्व का अधिकार, विकास के स्तर का आधार। अब संसाधन को एक वर्गीकरण अन्य तरीके से जो दर्शाया गया है, यहाँ पे वर्गीकरण को हम देख सकते हैं। संसाधन जो हमारा है वह संसाधन प्राकृतिक भी हो सकता है, मानवीय हो सकता है। अर्थात प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाने वाले संसाधन को हम प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, नवीनीकरण योग्य, अनवीनीकरण। जिसको हम नवीनीकरण, जिसे हम उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं। अनवीनीकरण जिसका उपयोग करना लगभग एक बार उपयोग करने के बाद असंभव है। तो नवीनीकरण, अनवीनीकरण। मानवीकरण में देखा जाए तो मानवीय जो संसाधन है इसमें संरचनाएं एवं संस्थाएं हैं, मात्रा एवं गुणवत्ता है। अब आगे देखें तो यहाँ पे नवीनीकरण में आप पा रहे हैं कि सतत, यहाँ पे संसाधनों की एक कैटेगरी है सतत अथवा प्रवाह, जैव, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीव। अब इसी कैटेगरी में आपका अनवीनीकरण, पुनः चक्र, अचक्रीय, जीवाश्म ईंधन। तो इस तरीके से एक और वर्गीकरण यहाँ पे संसाधन का है, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। जो संसाधन प्रकृति में मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से पाया जाए उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं।
ये संसाधनों का वर्गीकरण है। अब संसाधनों के प्रकार, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जो संसाधन है उनके कितने टाइप्स है, क्या प्रकार है, किन प्रकार के संसाधन है, इसको देखते हैं। तो पहला आधार हमारा, जैसा कि उत्पत्ति के आधार पर रखा गया संसाधन का जो प्रकार है, जैव संसाधन। जीवमंडल, अब जीवमंडल क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जिसमें जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियाँ, मनुष्य, हम आप सभी हों, तो ऐसे मंडल को जीवमंडल कहते हैं। तो जीवमंडल से जैव संसाधन की प्राप्ति होती है। जो भी संसाधन यहाँ से प्राप्त होता है उसे हम जैव संसाधन कह सकते हैं। इसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य, पशु, धन आदि। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से बने समस्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं। तो पहला संसाधन का प्रकार उत्पत्ति के या उत्पत्ति का आधार माना जाता है, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा संसाधन है समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर प्रथम जो है संसाधन का वर्गीकरण नवीनीकरण। ऐसे संसाधन जिनका हम भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से, यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः नवीनीकरण कर सकते हैं, यानी पुनः निर्माण कर सकते हैं, पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। इन संसाधनों को हम नवीनीकरण योग्य संसाधन घोषित करते हैं। जैसे प्लास्टिक का बोतल, हम उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फिर से बॉटल बना सकते हैं या अन्य प्लास्टिक की वस्तुएं बना सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, माफ़ कीजिएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में आप मेंशन करना चाहें तो पवन ऊर्जा, इसका इस्तेमाल करने के बाद पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वारी ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा जो ज्वार भाटा, समुद्र में उठने वाली लहरें जो होती हैं, जो ज्वार भाटा के रूप में आती हैं, उनसे भी ऊर्जा। सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जल एवं वन्य जीव, इन सभी को नवीनीकरण संसाधनों में शामिल किया गया है। दूसरा है अनवीनीकरण, समाप्ति के आधार पर रखा गया है अनवीनीकरण। जिन संसाधनों को लग जाता है एक लंबा समय, लंबे अंतराल में इनका विकास होता है, खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के प्रमुख उदाहरण हैं। अनवीनीकरण में जितने खनिज और जीवाश्म ईंधन हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबी अवधि तक बनने में इनका समय लगता है, लेकिन एक बार इस्तेमाल करने के बाद, प्रयोग करने के बाद यह वस्तुएं पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे संसाधनों को अनवीनीकरण कहते हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रण या रिसाइकल हो सकता है। कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय, कोयला, गैस, प्राकृतिक गैस, इनका एक बार प्रयोग करने के बाद यह समाप्त हो जाते हैं। अब अगला संसाधन है स्वामित्व के आधार पर। हमारा अधिकार जो है संसाधन पे किस प्रकार से है और उस संसाधन को बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर। तो प्रथम है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन जिन संसाधनों का उपयोग या उस पर अधिकार किसी एक निश्चित व्यक्ति विशेष के द्वारा होता है, निजी व्यक्ति के द्वारा होता है। तो उसे, जैसे हमारा खेत होता है उस पर हमारा अधिकार है, हमारा घर होता है उस पर हमारा अधिकार है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है कि किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसका प्रतिफल उसके बदले में वह क्या सरकार को लगान देते हैं। लेकिन गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं। तो जो मालिक होता है वही क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन के रूप में भूमि जो उसके पास है। तो शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य संपत्ति के स्वामी होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों को निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। तो ये संसाधन जिन पर हमारा अधिकार हो किसी एक व्यक्ति विशेष संस्था का। दूसरा संसाधन है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वह अपनी बुक को अपने साथ रखकर पढ़ते जाएं तो अत्यधिक समझ में आएगा, और महत्वपूर्ण पॉइंट को पॉइंट आउट करते चले अपने कॉपियों पे, अपने बुक पे निशान लगाते चलते, तो परीक्षा के दौरान यह काफ़ी मददगार होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ऐसा कर रहे होंगे। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, समुदाय के सभी सदस्य, समुदाय क्या, व्यक्तियों का एक समूह
2, 4, 6, 10 ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनके बीच में जो संसाधन होते हैं, उपलब्ध होते हैं, उन्हीं को सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जैसे गांव की चारण भूमि, पशुओं को चराने की भूमि, हम लोगों का, आप लोगों का, सभी लोगों का एक निश्चित लोगों के बीच में होता है। तो शमशान भूमि, तालाब, नगरी क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। अगर परीक्षा में पूछा जाता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तो ऐसे संसाधन जिन पर एक समुदाय का अधिकार हो, लोगों का अधिकार हो, सार्वजनिक रूप से प्रयोग हो, उसे सामुदायिक। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो, तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश में पाए जाने वाले, भारत में पाए जाने वाले जो संसाधन होंगे, उस पर भारत का अधिकार है, तो उस संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का उपयोग किसी देश के सरकार को यह कानूनी अधिकार है कि वह इसका उपयोग कर सकते हैं, इन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकार प्राप्त है कि व्यक्तिगत संसाधनों को भी, जो हमारी निजी संसाधन है, जन सामान्य के हित के लिए अधिकृत कर सकती है। अर्थात जो व्यक्तिगत संसाधन, हमारी भूमि मान लीजिए, सरकार हमारे लिए या किसी व्यक्ति विशेष या सभी के हितों को ध्यान रखते हुए वह अधिकृत कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे सड़कों का निर्माण, तो इनके निर्माण में वह सरकार तो चाहे तो हमारी ज़मीनों को अधिकृत कर सकती है। नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है, तो एक उदाहरण है यहाँ पे। तो ऐसे संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन के रूप में कहते हैं। अगर समस्त खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य संसाधन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर समस्त भूमि, इसका उपयोग जो होगा उस देश के द्वारा, अर्थात हम अपने देश की बात करें तो भारत में जितने खनिज पदार्थ हैं, जल संसाधन है, वन एवं वन जीव संसाधन है, राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत समस्त भूमि, जो भारत का नक्शा है उसके अंतर्गत की भूमि, और साथ ही साथ 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र। अर्थात भारत के नक्शे को देखा जाए तो भारत का नक्शा, ये जो तट है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट के पास जो यह समुद्र है, समुद्र की जो अधिकार की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय संसाधन के रूप में इसका भी, जो हमारी स्थलीय भूमि से लेकर समुद्री जो सीमा तय की गई है, वह 12 मील, यह जो दूरी है लगभग 12 मील तक, जिसे समुद्री मील कहते हैं, 22.2 किलोमीटर दूरी, जो यह दूरी है इन दोनों के बीच में, यह भी राष्ट्रीय संसाधन के रूप में भारत सरकार इसको इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पे मछली पकड़ने हेतु जो बंदरगाह है, वह राष्ट्रीय संसाधन के हेतु में आएंगे। तो इन क्षेत्रों में भी रखे जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संपदा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील, अभी हमने समझा कि 12 समुद्री मील तक भारत का अधिकार है, लेकिन अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एक और दूरी है जो समुद्र में 200 नॉटिकल, जो 200 समुद्री मील की दूरी है। इन दूरी के बाद तट रेखा से, हमारी तट रेखा भारत की, इसके बाद 200 मील नॉटिकल मील या जो दूरी है, इसके बाद इस पर अधिकार यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा इनमें पाए जाने वाले संसाधनों को नियंत्रित किया जाएगा। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी में खुले महासागर में संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा। 200 समुद्री मील के अंदर ही हमारा अधिकार होगा, हमारे देश का अधिकार होगा या किसी भी देश का अधिकार होगा। तो इसके बाद जो संसाधन का उपयोग होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यह संसाधन के प्रकार थे। अब विकास के स्तर यहाँ पे दिया, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो विकास के स्तर पर जो आधार पर संसाधन है, तो पहला संसाधन है संभावी संसाधन। ऐसे संसाधन किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, अर्थात पाए जा रहे हैं लेकिन उपयोग नहीं किया जा रहा, लेकिन उनका वहाँ पे है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा पा रहा है, तो ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन, यानी संभावना है कि उसका हम उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम भारत में देखें
तो भारत के पश्चिमी भाग जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, विशेषकर राजस्थान और गुजरात की बात कर रहा है, तो पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की व्यापक संभावना है। आने वाले भविष्य में हम इन संसाधनों का सौर ऊर्जा के रूप में, पवन ऊर्जा के रूप में इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात वहाँ पे उपलब्ध है लेकिन उपयोग समुचित मात्रा में नहीं हो रहा है, ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। अन्य संसाधन के रूप में विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर की जाती है। अर्थात विकसित संसाधन ऐसा है कि जहाँ पर भारत सरकार या राज्य सरकार, पुरातत्व विभाग इसका सर्वेक्षण कर चुका हो और इसके उपयोग और गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित कर चुकी हो, ऐसे संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। अब एक संसाधन और है भंडार के। तो ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में, टेक्नोलॉजी के अभाव में अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है और पहुंच से बाहर होने की वजह से भंडार में शामिल है। तो जिनका प्रयोग जो हमारे भंडार में है बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऐसे संसाधन जो भंडार के रूप में होते हैं उन संसाधन को हम भंडारी संसाधन भी कह सकते हैं। जैसे ज्वलनशील गैसों की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक बन यह मिलकर एक गैस हो सकता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिक यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो सकता है। तो ऐसे संसाधन जो भंडार के रूप में है और उनकी हमारी आवश्यकताओं को, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो ऐसे संसाधन को हम भंडारी संसाधन भी कहते हैं। तो अगला भाग अगले वीडियो में होगा। वीडियो को धैर्य से देखने के लिए सभी को धन्यवाद और अगला वीडियो जल्द ही लाया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत